नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं पीजीटी 2021 के गणित प्रश्न पत्र का हल आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 4 वीडियो इस प्रश्न पत्र के हल के अपलोड किए हैं। आज का ये वीडियो जो है इस प्रश्न पत्र के हल का 5वां पार्ट होगा। इससे पहले के अगर पार्ट्स वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप अवश्य देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों शुरू करते हैं। अभी तक साथियों मैं 90 क्वेश्चंस तक के सॉल्यूशंस दे चुका हूं। 91 क्वेश्चन पे आते हैं। 91 क्वेश्चन जो है देखिए, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमको ऑप्शंस दिए गए हैं। बताना है कि वो दोनों कथन सत्य हैं या दोनों असत्य हैं या एक सत्य है एक असत्य है। तो उसके लिए कथन देखिए क्या है यहाँ पर कि प्रत्येक चक्रीय समूह का तुल्यकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय समूह है। मतलब एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो देखिए यहाँ पर ए स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है और स्टेटमेंट बी जो है वो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, यानी कि ये दूसरा वाला भी हमारा ट्रू है। तो जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो दोनों ही हमारे सही हैं। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस में। तो इसका ऑप्शन ए देखिए जो लिखा है यहाँ पर हमारा, ये सही होगा कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो 91 का ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। 92 क्वेश्चन पे आते हैं। 92 क्वेश्चन देखिए है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है 0 to 1 x to the power 7 upon 1 plus x to the power 16। इसका सोल्यूशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लगती है। मैं यहाँ पे जो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे उनके सोल्यूशंस मैं वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत समय यहाँ पे किल होता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और मैं आपका समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस लेवल के क्वेश्चंस मैं नहीं समझता हूँ कि मैं आपको बताऊँ। सिंपली बस आप यहाँ पे x⁸ का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। x⁸ को आप t मानेंगे तो ये हमारा कैंसिल होकर 1/1 + t² आ जाएगा। तो इसका tan इनवर्स t इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप लिमिट लगाएंगे चेंज करके, तो इस तरीके से इसका आंसर π/32 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्शनल अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनके पूरे सोल्यूशन दूंगा आप, और इस तरह के क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। ऐसे ही 93 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसका आंसर यहाँ पर दिया जा सकता है। इस तरह के आंसर्स आपको मालूम होने चाहिए। इसका ए ऑप्शन 93 क्वेश्चन जो देखिए, इसमें यहाँ पर कहा गया है कि PQ बराबर है, लास्ट लाइन PQ इज इक्वल टू, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो जो है वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। अब देखिए जैसे 94 क्वेश्चन है, इसमें एक नई बात आई है, आप इसको देखिए कि यहाँ पर कहा गया है कि साइन लॉग i⁴i इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें यहाँ पर है क्या कि इसके लिए आपको i⁴i की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो i⁴i इक्वल टू e⁻⁻π/2 होता है। अगर आपको ये मालूम है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर साइन लॉग i⁴i की वैल्यू रख देते हैं, तो e⁻⁻π/2 हो जाएगा। फिर साइन, इसमें देखिए यहाँ पर log m⁴n, ये log की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, n log m, तो -π/2 आगे आ जाएगा, ये log e हो जाएगा। और log e की वैल्यू 1 होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। log e बेस नहीं लिखा है तो बेस e होगा। अगर log में जिसका log लिया गया है और जो बेस है ये इक्वल है तो वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर log e की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा साइन -π/2, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन π/2 हो जाएगा। और साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि एक पत्थर जो है वो 150 मीटर दूर स्थित एक 75 मीटर ऊंची दीवार को ठीक पार
ऊपर से पार करते हुए क्षैतिज दिशा में जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप इसको फिगर से समझिएगा, जैसे यहाँ से कोई पत्थर फेंका जाता है और 150 मीटर की दूरी पर ये 75 मीटर ऊंची कोई दीवार है और ये दूरी 150 है। कोई पत्थर इस तरीके से ये फेंका गया है और यहाँ पर इस दीवार को ठीक पार करते हुए, और जब वो पार कर रहा है तो वो क्षैतिज दिशा है उसकी, यानी कि उसका वेग जो है वो क्षैतिज है। इस तरीके से पार करते हुए ये दूसरी तरफ जाकर गिरता है। तो यहाँ पर इस बात से हमको अर्थ ये निकालना है कि अगर यहाँ पर वेग क्षैतिज है तो यानी कि ये महत्तम ऊंचाई होगी। हम ये जानते हैं कि महत्तम ऊंचाई पर वेग जो होता है वो क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर वेग वहाँ पर नहीं होता है। अगर ऊर्ध्वाधर वेग होता तो ये अभी और ऊपर जाती। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि h जो है वो यहाँ पर हमारा 75 मीटर है, 75 मीटर है। और देखिए यहाँ पर ये 150, इधर ये भी 150 होगा, तो रेंज जो हो जाएगी यहाँ पर 300 हो जाएगी। बस अब हम इनके फार्मूले यहाँ पर लिख लेंगे और वैल्यू हमको देखिए यहाँ पर निकालनी है प्रक्षेप कोण। तो हम यहाँ पर h/r कर देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 75/300। h और r की वैल्यू रख लेते हैं। h देखिए हमारा होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, अपॉन में हम ले लेते हैं r। r की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g, इक्वल टू ये हमारा यहाँ पे कैंसिल होकर 1/4 आ जाएगा। अब आप इधर जी कैंसिल कर दिए, यू स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए और साइन 2 अल्फा को 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख के आप इसको जब यहाँ पे कैंसिलेशन करके कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 10 अल्फा इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इससे अल्फा इक्वल टू हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो प्रक्षेप कोण हमने अल्फा माना था वो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए यहाँ पे fx इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। फॉग एक्स निकालना है, बहुत सिंपल काम होता है। इसको हम लिख लेंगे f ऑफ जी एक्स। f ऑफ जी एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें ये यूज़ कर लेते हैं f ऑफ एक्स स्क्वायर, इससे हमको मिल जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन में आते हैं। 97 क्वेश्चन में देखिए एक कर्व दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स अक्ष और यहाँ पे कोटियों ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कुछ इस तरीके का होता है। पहले ये इस तरीके से आता है और फिर ये इस तरीके से जाता है ये। अब x इक्वल टू -2, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, तो ये x इक्वल टू -2 ये हमारी लाइन हो गई। और x इक्वल टू 1 यानी कि ये 1 हमने ले लिया, इस तरीके की लाइन हो गई। तो हमको इधर का ये एरिया और इधर का ये इतना एरिया ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से इसको निकालेंगे। देखिए a इक्वल टू 2 पार्ट में ये एरिया आएगा। इधर ये -2 से 0 लिमिट लेंगे और इसके लिए 0 से 1 लेंगे। देखिए ये 1,0 होगा और ये जो है वो -2,0 होगा। तो हम एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2 इस तरीके से लिख लेते हैं। ये एरिया हमने A1 मान लिया, ये A2 मान लिया, अलग अलग निकाल के हम इसको ऐड कर देंगे। तो A1 के लिए लिमिट हमारी लगेगी जो -2 से 0, देखिए यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है 0 0 पे, तो इनके एब्सेसा लिए जाते हैं लिमिट्स में। तो -2 to 0 और a टू बी वाई डी एक्स फार्मूला है। तो a टू बी ये हो गया और y की वैल्यू ये दी गई है एक्स क्यूब डी एक्स। इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू -4 आएगी -4, बट हम उसको +4 ले लेंगे क्योंकि एरिया हमको पॉजिटिव लेना है। या आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि -4 आएगी क्योंकि नीचे है एक्स एक्सेस के ये, तो हम लेकिन +4 यहाँ पर लेंगे। ऐसे ही जब हम a2 निकालेंगे तो a2 के लिए देखिए फार्मूला क्या बनेगा, a टू बी वाई डी एक्स, इसमें भी हम यूज़ करेंगे। तो a टू बी यहाँ पे ऑर्डिनेट्स एब्सेसा लेंगे हम यहाँ पे, तो 0 to 1 यहाँ पे लिमिट हो जाएगी और यहाँ पे ये हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको भी इंटीग्रेट करके बहुत आराम से इसको वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू हमारी 1/4 हो जाएगी। अब टोटल एरिया A1 प्लस A2 करेंगे तो ये देखिए हमारा ये A1 जो है 4 है और A2 1/4 है, तो 4 + 1/4 हम इसको ऐड कर देंगे
तो 17/4 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। 98 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, समेशन आर वेरी फ्रॉम 0 to n 3 to the power r NCR, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए हम r की वैल्यू 0 से लेकर n तक रखते हैं। r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 3 की पावर 0 फिलहाल वो 1 हो जाएगा, और ये NC0 तो ये NC0 3 की पावर 0 मैंने नहीं लिखा है, वो 1 हो जाएगा। फिर 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1 NC1 हो जाएगा। 2 रखते हैं ऐसे ही तो 3 की पावर 2 NC2 हो जाएगा। डैश 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 ऐसे ही हम यहाँ पर जब n रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 की पावर n NCN। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² अप टू NCN x की पावर n, इसमें अगर हम x की जगह 3 रख दें तो इधर देखिए ये 4 की पावर n आ जाएगा, और इधर जो है वो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा पूरा पूरा। इसमें अगर हम x की जगह 3 रख दें तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की जगह 3 रखने पे जो आएगी वही हो जाएगी। तो यानी कि 4 की पावर n, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4 की पावर n मीन्स कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4 डैश 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 अप टू ये ओमेगा की पावर 52 तक है। ये इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर ये रिजल्ट बस आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको एक तो ये बात मालूम ही है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होता है। तो केवल इसी पे ये एप्लीकेबल नहीं है, किन्हीं भी 3 ओमेगा की अगर क्रमागत घातें हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं, उनका सम लिया गया है। मीन्स कि जैसे ओमेगा की पावर हम 10 ले लें, प्लस ओमेगा की पावर 11 ले लें, प्लस ओमेगा की पावर 12 ले लें, तो इनका सम भी 0 होगा। जैसे ये देखिए 1 को हम ओमेगा की पावर 0 मान सकते हैं, तो 0 ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 2, तो ये ओमेगा के 3 पद हैं जिसमें घातें लगातार आ रही हैं। तो ऐसे ही इसका भी 0 होगा। तो होगा क्या यहाँ पे, जैसे शुरू के ये 3 पद हैं, इनका योग 0 हो जाएगा। ऐसे ही आगे ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 5 मान लीजिए लिखा है, इनका भी योग 0 हो जाएगा। तो इस तरीके के जितने भी 3 के पद होंगे उनका योग 0 हो जाएगा। तो अब 3 के कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसको आप समझिए ये ओमेगा की पावर 1 है, तो 1 से लेके ये 52, तो ये 52 पद तो ये हो गए, और एक ये 53, तो यानी कि 53 में 51 तो जो है वो 3 के जोड़े बन जाएंगे। बचेंगे आखिरी में देखिए क्या, ओमेगा की पावर 51 और ओमेगा की पावर 52। उससे पहले के जितने भी पेयर हैं उन सब की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू इस तरह के होगी 0 + 0 डैश 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 0 यहाँ तक, और आखिरी में बचेगा ओमेगा की पावर 51 प्लस ओमेगा की पावर 52। ओमेगा की पावर 51 देखो ये ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 17 है। ऐसे ही इसको हम ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 17 प्लस 1 लिख लेंगे, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 17 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 17 ये भी 1 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 1 अलग हम लेंगे तो वो कुल मिला के ओमेगा बचेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल इसकी वैल्यू जो है वो सी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, यहाँ पर क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो एक ही पदार्थ से बने समांग ठोस गोले दृढ़तापूर्वक मिले हुए हैं। बड़े गोले के केंद्र से संपूर्ण निकाय के गुरुत्व केंद्र की दूरी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर बड़े गोले की त्रिज्या 6 है, छोटे गोले की त्रिज्या 3 है। तो सबसे पहले तो हम इनका आयतन निकाल लेंगे, वॉल्यूम दोनों का 4/3 पाई r क्यूब से 4/3 पाई r 6 का क्यूब हो गया, ये 288 पाई आ जाएगा। ऐसे ही हम छोटे गोले के वॉल्यूम को निकालेंगे तो 36 पाई आ जाएगा। फिर इनका वेट निकालेंगे यहाँ पर हम पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये V1W और V2W हो जाएंगे। इनमें हम यहाँ पर W का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस तरह से हमारे इनके दोनों गोलों के वेट आ गए, ये देखिए। अब हमें बड़े गोले के केंद्र से गुरुत्व केंद्र की दूरी ज्ञात करनी है, बड़े गोले के केंद्र से। तो इसके लिए फार्मूला है, देखिए यहाँ पर
छोटे गोले का भार गुणे केंद्रों के बीच की दूरी बटे दोनों गोलों का भार। अगर बड़े गोले के केंद्र से निकालनी है तो छोटे गोले का भार यहाँ पे लिया गया है, और अगर छोटे गोले के केंद्र से गुरुत्व केंद्र की दूरी निकालनी होती तो यहाँ पर हम बड़े गोले का भार लेंगे। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। नीचे दोनों गोलों का भार लिया गया है और यहाँ पर ये त्रिज्याओं का योग लिया गया है। तो भार तो देखिए आप यहाँ निकाल ही चुके हैं। त्रिज्याओं का योग देखिए यहाँ पे 6 + 9 होगा, क्योंकि दोनों गोले यहाँ पे दृढ़तापूर्वक बंधे हुए हैं। ये स्थिति है तो इसकी 6 और इसकी 3, केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 9 हो जाएगी। वो मैंने ये 9 रखी है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कुल मिला के ये कैंसिल होके 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिएगा इसको। यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है R3 से R² पे, R2 पर, और इस प्रकार से डिफाइंड है ट्रांसफॉर्मेशन XYZ = X + Y, Y - Z, Y - Z। तो हमको यहाँ पर एक मैट्रिक्स टी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस। देखिए ये ऑर्डर्ड बेसिस दिए गए हैं, इनके रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पर एक मैट्रिक्स निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम देखिए कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो हमको किस ऑर्डर की मिलेगी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए देखिए ये R3 से R2 पर है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 × 3 ऑर्डर की मिलेगी। जो भी यहाँ पे ऑर्डर होगा, अगर ये 3 2 है तो ये उसका उल्टा 2 3 होगा। अगर यहाँ पे 2 3 होता तो यहाँ पे 3 2 ऑर्डर की मिलती, मतलब कि इसका उल्टा हम ऑर्डर लेंगे। तो हमको यानी कि जो मैट्रिक्स निकालनी है वो हमको 2 × 3 ऑर्डर की मिलेगी। तो 2 × 3 ऑर्डर की मिलेगी तो हम इस तरीके की पहले मैट्रिक्स मान लेते हैं कि हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी 2 × 3 की कि वो A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये हमने मैट्रिक्स मान ली। अब हमें इन 6 क्वांटिटी हैं हमारे पास, इनकी वैल्यूज निकालनी होंगी। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए कि यहाँ पर जो हमको ये डिफाइन किया गया है ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर ये जो हमारे ऑर्डर्ड बेसिस हैं इनकी क्या इमेज होगी वो निकालेंगे। तो पूरा आप प्रोसेस समझिएगा, थोड़ा लेंदी काम हो जाएगा। यहाँ पे हम पहले ये एलिमेंट लेते हैं, ऑर्डर्ड बेसिस जो है हमारे पास 1 1 1। तो अब यहाँ पे देखिए XYZ की जगह 1 1 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू X + Y, Y - Z है। तो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए XYZ तीनों की जगह यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या रखेंगे हम इनकी वैल्यू, X + Y 1 + 1, तो ये हमको 2 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 - 1, तो ये हमको 0 मिल जाएगा। इसमें हमको XYZ की वैल्यू ये जो हमने ली है 1 1 1 ये रखनी थी। तो इस तरीके से ये आ गया। अब हम दूसरा ये ऑर्डर्ड बेसिस लेते हैं 1, -1 0। तो अब यहाँ पे देखिए x की जगह 1, y की जगह -1 और z की जगह 0 हम इतने में रखेंगे। तो ये 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, y - z मतलब -1 - 0, तो ये -1 आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे आ रहा है। यहाँ पे हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना है। अब तीसरा यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड बेसिस जो है वो 0 1 0 ये रखना है। तो मतलब हम केवल y की जगह 1 और x और z की जगह 0 यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा देखिए 1 1। अब आप ये समझ गए होंगे कि क्या काम हमने यहाँ पर किया है। अब इसका देखिए हम क्या यूज़ करेंगे। ये जो हमको लिखा हुआ मिल रहा है वो इस टर्म में लिखा हुआ मिल रहा है, जबकि ये ऑर्डर्ड बेसिस जो थे वो हमारे इस टर्म में लिखे हुए थे। तो अब हमको देखिए करना क्या है कि हमने जब यहाँ पर इन ऑर्डर्ड बेसिस की इमेज निकाली, इनको हम यहाँ पे जो भी बोलेंगे इमेज बोलेंगे, तो ये जो हमने इमेज निकाली है इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिखेंगे। ये वाला जो हमको ऑर्डर्ड बेसिस दिया गया है, इसमें देखिए 2 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिखेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं और इनमें मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ये आप जानते होंगे। तो हम यहाँ पर अब वो क्या लेंगे, तो उसके लिए समझिए कि यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखिए, इसको हम लिख लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पर ये जो आए हैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं। तो A1 और A2 हमने ले लिया, A1 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, A1 1 1 और फिर
प्लस A2 हमने ले लिया, उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1,0। अब सेम यही काम हम यहाँ पे करेंगे। अब B1 B2 देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कॉलम है उसका हमें पहले कांस्टेंट ले लेने हैं, फिर इस कॉलम के हमें ले लेने हैं B1 B2। तो B1 B2 अब हम इसके साथ लेंगे, तो B1 इंटू इसमें मल्टीप्लाई किया 1,1 प्लस B2 इंटू 1,0। आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे लिखा जा रहा है, इक्वल टू, अब यहाँ पे तीसरा यहाँ पे जो कॉलम है C1 1,1 प्लस C2, ये हमारा हो जाएगा 1,0। अब हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं। अब हम इतने से मतलब रखते हैं, तो इसमें अब हमारा ये जो हम सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा मैं इसी लाइन में करता जा रहा हूँ इसको। A1 हो जाएगा, ये हमारा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस A2 और 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम इन दोनों यहाँ पे ऑर्डर्ड बेसिस को ऐड कर देते हैं। पहला ऐड करेंगे तो A1 प्लस A2 आएगा, दूसरा ऐड करेंगे तो A1 आएगा। अब सेम यही काम हमको यहाँ पे करना है। इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया B1 प्लस B2 0, तो ये हमारा आ जाएगा B1 प्लस B2 B1। अब ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, C1 प्लस C2 0, तो ये हमारा पहला ऐड करेंगे C1 प्लस C2, दूसरा ऐड करेंगे तो केवल C1 आएगा। अब हम इसी को सॉल्व करते चले गए, तो अब देखिए ये जो है हम इसको इसके इक्वल रख देंगे, तो ये हमारा A1 प्लस A2 इक्वल टू हमको 2 मिल जाएगा। पहले को बराबर रख दिया, दूसरे को बराबर रख दिया, इससे A1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। A1 0 हो गया और A1 प्लस A2 2 है, तो इसमें A1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको A2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब सेम यही काम हम ये करेंगे, इसको बराबर रखेंगे तो B1 बराबर देखिए क्या हमको मिल जा रहा है, -1। पहले तो B1 प्लस B2 बराबर 0 लिख लेते हैं, और ये B1 बराबर -1, तो B1 बराबर -1 इसमें जब हम रख देंगे यहाँ पर, तो हमको B2 बराबर मिल जाएगा 1। अब सेम यही काम हम तीसरे में इनको बराबर रखेंगे, तो मैं वैल्यू सीधे लिख देता हूँ यहाँ पर कि वैल्यू जो आ जाएंगी C1 इक्वल टू 1 आ जाएगा और C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब हम C1 C2 C3 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं जो मैट्रिक्स हमने मानी थी। तो देखिए A1 A2, चलिए पहले ये रख देते हैं A1 A2, तो ये हमको मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर A1 की वैल्यू 0 आई थी, तो A1 की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो A2 बराबर 2 आएगा यहाँ पर ये। तो अब A1 A2 की वैल्यू रखेंगे तो 0 2 आ जाएगी। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे B1 B2 की वैल्यू रखेंगे तो -1 1 आ जाएगी, और C1 C2 की वैल्यू रखेंगे तो 1 और 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका सही है। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था ये, और अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 102 में आते हैं। देखिए यहाँ पर 102 क्वेश्चन सीधा यहाँ पे फार्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं है। पूरा क्वेश्चन भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, डायमेंशन आप पढ़िए। पूरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। डायमेंशन W0 इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। तो ये हमारा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। 5 दिया गया है, -3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो हमारा सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए यहाँ पर, y इक्वल टू 4x माइनस 5 जो है वो कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू ax³ प्लस b के बिंदु 2 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। टेंजेंट की इक्वेशन है, तो a और b का मान हमको निकालना है यहाँ पर, a, b। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए हमको जनरल प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। जनरल प्रोसेस आपको आता भी होगा, मैं वो आपको ना बता के छोटा सा यहाँ पे बात बता दे रहा हूँ कि आप देखिए 2,3 को इस पर सेटिस्फाई करा दीजिए। जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो पॉइंट कर्व पे तो हो गई, इसको हमने देखिए सेटिस्फाई करा दिया। तो ये हमारा वाई स्क्वायर जो है वो 9, ये आ गया 8a प्लस b। हम इसको इधर ले गए, सब कुछ एक तरफ कर लिया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं a और b की वैल्यू के, वो आप इस पर सेटिस्फाई करा दिए। तो जब इसका हम b ऑप्शन जो है देखिए 2, -7, ये a b की वैल्यू का जब हम इस पर सेटिस्फाई कराएंगे तो ये देखिए 8, ये 16 आ जाएगा, b की वैल्यू -7 -9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि
ए बी की वैल्यू ये होगी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। ये प्रोसेस छोटा हो जाएगा, जनरल मेथड से ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पर आते हैं। 104 में कुछ भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। m इंटू 2a²/3 ए ऑप्शन इसका सही है। इसमें यहाँ पर जड़त्वागुण व्यास के सापेक्ष पूछा गया है, तो ये सीधे फार्मूला है, आप इसकी वैल्यू लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, एक ग्रुप दिया गया है यहाँ पर और एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है x और y के बीच में, इक्वल है x + 2y - 3। ये x और y के बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है, इनवर्स ऑफ x निकालना है। तो देखिए, इनवर्स ऑफ x हमें निकालना है, तो हम ये जानते हैं कि x का उसके इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन जो होगा वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा। तो अब हमें यहाँ पर जैसे x इनवर्स चाहिए है, तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे कि x जैसे एलिमेंट है उसका बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ करने पर x ही आएगा। तो हम इस बात को यूज करके आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। तो अब यहाँ पे x और e के बीच बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर इस हम जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, इसको यूज करेंगे। तो हम y की जगह देखिए e आ गया है, तो इसमें हम e रख देंगे। तो ये हमको मिल जाएगा x + 2e - 3 = x। तो यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा, तो इससे e की वैल्यू हमको 3/2 मिल जाएगी। तो e की वैल्यू पहले हमें निकालनी चाहिए थी, वो हमने निकाल ली। अब हम आते हैं x बाइनरी ऑपरेशन x इनवर्स इक्वल टू e, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब हम इसमें फिर से बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, इसी रिजल्ट को यूज करते हैं। तो x + 2x इनवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे y की जगह x इनवर्स आ गया और -3 = e की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो 3/2 रख देंगे यहाँ पर। तो अब हमको x इनवर्स निकालना है, तो 2x इनवर्स = 3/2 प्लस ये उधर चला जाएगा 3 और ये उधर चला जाएगा -x माइनस, और अब हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अभी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको हटा देते हैं। तो x इनवर्स = आ जाएगा ये हमारा 9/2 -x/2। तो ये कुल मिला के 9 - 2x/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंने पहले ही से आपके लिए सॉल्व कर दिया, इसमें समय नहीं बर्बाद करना है। 1 + ω⁷ = a + b ओमेगा हमको दिया गया है और a² + b² का मान निकालना है। तो देखिए 1 + ω - ω² होता है, इसकी पावर 7। तो यहाँ पे ये ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा, इसको हमने इधर लिख लिया है। ओमेगा की पावर 15 को ω² इंटू ओमेगा की पावर 12 लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 होगी, तो ये ω² बचेगा और ω² की वैल्यू हमने -1 - ओमेगा लिख ली। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो a = -1 आ जाएगा और b = वो भी -1 आ जाएगा। तो a² + b² की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी गई है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले तो हम इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ पे 1 + a⁴ dy = -1 + y² e⁴x dx। फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो dy के साथ y वाले आ जाएंगे, इसको इधर नीचे ले आएंगे और dx के साथ जो है वो x वाले रहेंगे, तो इसको हम इधर नीचे ले आते हैं। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका tan इनवर्स y हो जाएगा = इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन लगेगा, e⁴x को t मानेंगे, तो ये e⁴x कैंसिल हो जाएगा, 1/1 + t² बचेगा। तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स, इस इंटीग्रल का आंसर tan इनवर्स t की वैल्यू e⁴x रख देंगे, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, और प्लस एक कांस्टेंट c ले लेंगे। अब वैसे तो ये आंसर सही होता, बट यहाँ पे अभी और कंडीशन दी गई है कि x = 0 और y = -1 है, तब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो मीन्स कि c की वैल्यू भी हमको निकालनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर tan इनवर्स y की वैल्यू -1 रख देते हैं, =
tan इनवर्स e की पावर 0 हो जाएगा प्लस c tan इनवर्स -1, ये माइनस का π/4 होगा, माइनस tan इनवर्स ये 1 होगा, ये π/4 होगा, माइनस लगा रहेगा ये, और प्लस c। तो इस तरीके से हमको c की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो c की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब हम c की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e की पावर x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, एक fx इक्वल टू इतना ये दिया गया है हमको, इक्वल टू 0 नहीं है, सॉरी ये इक्वल टू 0 नहीं है, और b² लेस देन a दिया गया है हमको। यहाँ पर a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है कि fx ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा कि इक्वल टू 0 होगा, ये हमको बताना है यहाँ पर। तो इसका कॉन्सेप्ट आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये बात समझिए, कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है ये, कि fx अगर कोई भी फंक्शन है वो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो और उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निगेटिव है, तो सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b² - 4ac। तो b यहाँ पे देखिए 2b है, तो 2b का स्क्वायर ले लेंगे तो 4b² हो जाएगा, माइनस 4a a1 है और c 1 है, 4a है, सॉरी a है और c 1 है, तो ये इतना आ जाएगा। इसमें हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये b² - a आ जाएगा। अब देखिए b² लेस देन a है, यानी कि b² - a लेस देन 0 होगा, मीन्स कि निगेटिव होगा, तो यानी कि ये निगेटिव होगा, तो फाइनली d यहाँ पर जो आ गया वो हमारा लेस देन 0 आ गया। अब d लेस देन 0 आया तो कॉन्सेप्ट क्या है इसको आप समझिएगा ढंग से। तो d लेस देन 0 है, अब यहाँ पे अगर a ग्रेटर देन 0 है तो fx जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और a अगर लेस देन 0 है तो fx जो है वो लेस देन 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट पे आप विशेष ध्यान दीजिए कि a ग्रेटर देन 0 तो fx ग्रेटर देन 0 होगा, और a लेस देन 0 तो fx लेस देन 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि a धनात्मक वास्तविक संख्या है, a और b दोनों ही, तो a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया गया है, यानी कि fx ग्रेटर देन 0 यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला लिखा है आपके सामने, पहले क्वेश्चन देख ले, पढ़ते हैं। h और k एक समूह है, समूह g के उप समूह है, सब ग्रुप है ये। ऑर्डर ऑफ h देखिए यहाँ पर दिया गया है 3, ऑर्डर ऑफ k दिया गया है 5, तो ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k के लिए जो फार्मूला है हमारा, ऑर्डर ऑफ h इंटू ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ एच के, बस आपको ये याद होना चाहिए। बस इस फार्मूले को हम लगा देते हैं। ऑर्डर ऑफ h यहाँ पे देखिए दिया गया है 3 और ऑर्डर ऑफ k दिया गया है 5। अब आती है बात ऑर्डर ऑफ एच के की, तो जो एच के की जो भी यहाँ पे ऑर्डर है उनका मल्टीप्लाई कर दें तो ऑर्डर ऑफ एच के आ जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगी 15, तो ऊपर ही 15 नीचे ही 15, इस तरह से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो हमारा सही है वो ए ऑप्शन सही है। साथियों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूं। बस बचे हुए जो आपके केवल 125 तक के 15 क्वेश्चन हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। वैसे मैंने सोचा था कि इसको 5 वीडियो में ख़त्म करूं, बट यहाँ पे 5 में ये ख़त्म नहीं हो पाया है। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिससे कि ये पूरे प्रश्न पत्र का हल कवर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे जो भी आपके लिए इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो बनाऊं वो आपको उपलब्ध हो सके। मैं आगे चल के अभी बीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर जैसे कैलकुलस है, जिससे आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत कुछ आया है, ग्रुप है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और बीटा गामा फंक्शन है, इस तरह के चैप्टर्स के मैं वीडियो आपको दूंगा। हाइपरबोलिक फंक्शन है, काफ़ी कुछ मुझे आगे जो है वीडियोस देने हैं, आप उनको देखिए, आपको निश्चित रूप से वो पसंद आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।